गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड ठीक है मॉर्निंग बच्चों। सर। हाँ, गुड मॉर्निंग ब्रजेश। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है बच्चों मेरी? यस यस सर। सर। यस सर। सर इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर पढ़ रहे थे हम। ठीक है, एक हल्का सा रिकॉल करते हैं कि क्या पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इंस्ट्रूमेंटल एरर। और जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है ये सिस्टमेटिक एरर का एक पार्ट है। तो सिस्टमेटिक एरर में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी एरर जो कि हमारे सिस्टम, हमारा सिस्टम मतलब जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें रॉन्ग कंस्ट्रक्शन हो गया हो, या फिर हमने जो स्केल का कैलिब्रेशन किया है वो गलत कर दिया हो। ठीक है, और गलत कर देने से मतलब है कि आपने एसी सप्लाई के लिए आपकी स्केल को डिजाइन किया है, लेकिन आप उसको कोई अलग ही सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो। आप उसको ट्रायंगुलर वेव प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप उसे सातूट वेव प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ अलग प्रकार की सप्लाई आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये होता है रॉन्ग कैलिब्रेशन का मतलब। और ड्यू टू फ्रिक्शन, ये मैंने बता दिया था आपको कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो स्टैटिक पार्ट और रोटेटिंग पार्ट के बीच में यदि एयर गैप प्रॉपर मेंटेन ना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती है। ये मैंने बताया था आपको। और जो सिस्टमेटिक एरर का जो पहला सब पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसकी हमने स्टडी कर ली। और आज हम उसके सेकेंड पार्ट इन्वायरमेंटल एरर की स्टडी करने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग डालो इन्वायरमेंटल एरर। सभी बच्चे हेडिंग डालो इन्वायरमेंटल एरर। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो इन्वायरमेंटल एरर है वो क्या है। जो इन्वायरमेंट की कंडीशन के कारण जो एरर प्रोड्यूस हो रही है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, वो इन्वायरमेंटल एरर है। अब इन्वायरमेंट की कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि टेम्परेचर। इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के कारण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर आ रही है। इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के कारण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर आ रही है तो वो इन्वायरमेंटल एरर कहलाएगी। या तो फिर वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण। ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, उसकी वजह से हमारा इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। डस्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण हमारा इंस्ट्रूमेंट अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो भी वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर आएगा, क्योंकि वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट को रखे हुए है इन्वायरमेंट में और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो भी इन्वायरमेंटल एरर कहलाएगी वो। तो बच्चों हेडिंग डालने के बाद इंग्लिश मीडियम वाले तो जैसा का वैसा लिख लो कि दिस एरर आर कॉज्ड बाय कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग। हमारे आसपास की जो कंडीशन है उसके कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट पर जो उसका इफेक्ट पड़ता है वो इन्वायरमेंटल एरर की कैटेगरी में आता है। जैसे कि टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, डस्ट और स्ट्रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो कि एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग कंडीशन जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के आसपास हो, 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 जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर, वाइब्रेशन, जैसे कि टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, डस्ट। टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, डस्ट और स्ट्रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और सर स्ट्रे। हाँ बच्चे बोलो। सर एक बार स्टार्टिंग से बोल देंगे यहाँ पे।
क्या बोलना है बच्चे स्टार्टिंग से? सर एनवायरमेंटल एरर का आपने जो लिखवाया ना, इसकी हाँ डेफिनेशन सर वो। बच्चों, जिसने लिख लिया है बोल के बताओ जरा इसे, जितना लिख लिया है हिंदी में। बोलो बच्चे, जिसने लिखा है बोलो। सर एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के आसपास हो, जैसे कि टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, डस्ट एंड स्ट्रे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चे, कि यस धीरे सर। धीरे धीरे बुलवाऊं या लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलो ठीक है बच्चों। तो अब ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, अब इनको दूर करने के उपाय, अगली हेडिंग इंग्लिश मीडियम वाले तो जैसा कि वैसे कॉपी कर लो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। एरर को दूर करने के उपाय, हेडिंग डालो, एरर को दूर करने के उपाय, एरर को दूर करने के उपाय। एरर को दूर करने के उपाय। देखो बच्चों, ह्यूमिडिटी क्या होती है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है आप बहुत अच्छे से जानते हो। सर टेम्परेचर, वाइब्रेशन। तो हमें हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस प्रकार से बनाना है, हम बोलते हैं ना उमस, उमस वाला मौसम, तो ये होगी ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन। टेम्परेचर, वाइब्रेशन। तो हमें हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ऐसे बनाना है कि हमारी जो जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल ये समझो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना, कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। और किस चीज के लिए स्ट्रांग होना चाहिए? कि जो अलग अलग जो रोग आते हैं वो उससे हम बचे रहें। हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे अभी हम सब वैक्सीन लगा रहे हैं, अभी हम सब लोग वैक्सीन लगा रहे हैं कोरोना की, तो वो क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कोरोना वायरस के खिलाफ बढ़ जाए। तो जब हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की भी इम्यूनिटी हम इस प्रकार से करेंगे कि वो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और वाइब्रेशन से बचा रहे। इस प्रकार से हमें हमारे सिस्टम को स्ट्रांग करना है। तो पहला है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस प्रकार से डिजाइन करेंगे। लिखो बच्चों, नंबर 1 पॉइंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस प्रकार से डिजाइन करेंगे कि वह ह्यूमिडिटी, कि वह ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, कि वह ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाइब्रेशन के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो, के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो, के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो। देखिए बच्चों, यस सर। ठीक है। अब बच्चों देखो दूसरी बात, हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो और किसके कारण प्रभावित हो रहा था? तो वो देखो, स्ट्रे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी वो अफेक्ट हो रहा था, प्रभावित हो रहा था। स्ट्रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी। तो हम इस प्रकार की शिल्डिंग करेंगे कि ये जो बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को प्रभावित ना कर सके, अफेक्ट ना कर सके। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है दूसरा पॉइंट, प्रॉपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक शिल्डिंग। शिल्डिंग मतलब एक बाहर एक ऐसा आवरण बनाएंगे जो स्ट्रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रोक सके। तो नंबर 2 पॉइंट लिखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एक काम कर लेना यार, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के आगे स्ट्रे लिख देना, ये स्ट्रे ये वाला वर्ड। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे का मतलब जो हमारे काम का मैग्नेटिक फील्ड नहीं उससे बचाता है, लेकिन जो काम का मैग्नेटिक फील्ड है उसी को रोक दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्ट्रे वर्ड का उपयोग करना जरूरी है।
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए प्रॉपर शिल्डिंग की जाती है। प्रॉपर शिल्डिंग, शिल्डिंग मतलब बाहर एक ऐसी आवरण बनाई जाती है जो कि स्ट्रे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रोक सके। शिल्डिंग का मतलब ये होता है। लिख लिया बच्चों? चलो अगला पॉइंट यस लिखो। सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। लिखो तीसरा पॉइंट, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन फॉर्म्ड बेस। फॉर्म्ड बेस का मतलब है कि एक फिक्स, ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, फर्म बेस का मतलब फिक्स प्लेस पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। ऐसा नहीं कि आपने कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा है और वो हिल रहा है, ऐसा नहीं। तो लिखो तीसरा पॉइंट लिखो, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते समय, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते समय एक फर्म बेस, एक फर्म बेस, ब्रैकेट में लिखना फिक्स पोजीशन, फर्म बेस पे ब्रैकेट में लिखना फिक्स पोजीशन पर स्थापित करते हैं, फिक्स पोजीशन पर स्थापित करते हैं, फिक्स पोजीशन पर स्थापित करते हैं। हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर एक बार रिपीट कर देना सर, थर्ड पॉइंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते समय या फिर रीडिंग लेते समय, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते समय, ब्रैकेट में लिखो रीडिंग लेते समय, एक फर्म बेस, ब्रैकेट में लिखा फिक्स पोजीशन, ब्रैकेट में लिखो फिक्स पोजीशन पर स्थापित करते हैं, एक फिक्स पोजीशन पर प्लेस कर देते हैं। लिख लिया बच्चे? यस सर। ठीक है चलो। तो अभी हमने सिस्टमेटिक एरर के दो पार्ट पढ़ लिए, एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर देख ली, एनवायरमेंटल एरर देख ली, अब थर्ड हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। देखते हैं क्या है ये। हेडिंग डालो बच्चों, ऑब्जर्वेशनल एरर। देखो अब नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब हम देखने में गलती कर रहे हैं, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखने में गलती कर रहे हैं। तो यहां पर देखो कैसे समझाया जाए आपको, एक मिनट। ये देखो, ये यहां पर ये देखो। अभी सपोज करो कि ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये एक्चुअल में 80 पर है, एक्चुअल में ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो 80 पे है। लेकिन जो हमने किस तरफ से देखा उसको, हमने उसको इस तरफ से देखा, इधर से। जब हमने उसको इधर से देखा तो वो हम 80 पर नहीं दिख के हमें कुछ और, कहीं और दिख रहा है। जैसे सपोज करो कि कोई यहाँ पर है, पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, लेकिन जब मैंने उसको इस तरफ से देखा तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 70 पे नहीं है, वो 68 पर है या 69 पर है। जब मैंने उसको इधर से देखा, इस तरफ से देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 71 या 72 पर है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 71 या 72 पर है, ऐसा लगता है। तो इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इसी कंडीशन को, इसी फिनोमिना को ऑब्जर्वेशनल एरर कहा जाता है। हम देखते, हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसका पॉइंटर किसी अलग लोकेशन पे है और हमें देखने पे कहीं और लग रहा है, तो ये है ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो लिखो ऑब्जर्वेशनल एरर, एरर हेडिंग डालिए और लिखो, जब ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्वर रीडिंग लेते हैं, जब ऑब्जर्वर रीडिंग लेते हैं तब जब ऑब्जर्वर रीडिंग लेते हैं तब पॉइंटर
अपनी वास्तविक पोजीशन पर नहीं दिखता है, तब पॉइंटर अपनी वास्तविक पोजीशन पर नहीं दिखता है, तब पॉइंटर अपनी वास्तविक पोजीशन पर नहीं दिखता है। इस प्रकार होने वाली इरर को इस प्रकार होने वाली इरर को इस प्रकार होने वाली इरर को ऑब्जर्वेशनल इरर कहा जाता है। इस प्रकार होने वाली इरर को ऑब्जर्वेशनल इरर कहा जाता है। तथा यह इरर पैरेलैक्स इरर भी कहलाती है। तथा यह इरर पैरेलैक्स इरर भी कहलाती है। ये लिखा है पैरेलैक्स। तथा यह इरर पैरेलैक्स इरर भी कहलाती है। तथा यह इरर, ये लिखा है पैरेलैक्स इरर। तथा यह इरर पैरेलैक्स इरर भी कहलाती है। पैरेलैक्स क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हम अगर परपेंडिकुलर नहीं देखेंगे तो हमें पॉइंटर एक अलग पोजीशन पर दिखेगा। अगर हम परपेंडिकुलर नहीं, हमें देखना है, रीडिंग लेना है, तो एकदम परपेंडिकुलर लो आप। जैसे अलग अलग पोजीशन से नहीं ले सकते आप। अगर आप अलग अलग पोजीशन से लोगे तो आपको जो पॉइंटर है वो अलग अलग पोजीशन पर दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर स्केल में दिख रहा है साफ साफ कि एक्चुअल में ये पॉइंटर 80 पर है, लेकिन हमें कहाँ दिख रहा है वो? हमें वो कहीं और ही दिख रहा है, वो 78 के आसपास कहीं दिख रहा है। तो मतलब वो हमें प्रॉपर रीडिंग नहीं दे रहा है, कुछ अलग डिफरेंट रीडिंग दे रहा है। तो बच्चों ये समस्या को दूर करने का एक क्या उपाय है? इस समस्या को दूर करने का उपाय है कि एक काम करो, आप क्या करो कि आपकी जो स्केल है उसके जस्ट पीछे आप क्या करो, एक आईना लगा दो, मिरर लगा दो। देखो दिख रहा है आपको, ये आईना दिख रहा है, ये जस्ट पीछे उन्होंने एक आईना लगा दिया है। ये एक आईना लगा दिया है, तो जिससे कि वो जहां पर है पॉइंटर वहीं पे दिखेगा। तो लिखो बच्चों रे, पैरेलैक्स एरर को दूर करने के उपाय। इंग्लिश मीडियम वाले वो कॉपी कर लो जैसा का वैसा, इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी कर लो, हिंदी मीडियम वाले लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो। इस एरर को इस एरर को इस एरर को दूर करने के लिए पहला उपाय तो यह है कि आप पॉइंटर के परपेंडिकुलर रीडिंग ले रहे हो। पॉइंटर के परपेंडिकुलर रीडिंग ले रहे हो। और दूसरा उपाय यह है कि पॉइंटर के जस्ट पीछे मिरर को स्थापित कर दे। ये किसके यहाँ मंजीरे बज रहे भाई? माइक बंद करो अपना। चलो ठीक है बच्चे, है ना, हो गया ये, बड़े आगे बच्चे लिख लिया मैंने जो बोला? यस सर। ठीक है बच्चों, चलो अब हमारी जो एरर है, देखो ये लिस्ट साथ साथ में लेके चल रहा हूं मैं शुरू से। ये देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में एरर की जो टाइप है, एरर का पहला टाइप था ग्रॉस एरर, वो हमने पढ़ लिया।
ग्रॉस एरर क्या है? जो ह्यूमन की मिस्टेक के कारण जो एरर हो रही है वो ग्रॉस एरर है। सिस्टमेटिक एरर हमने अभी जस्ट फिनिश किए। हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर की स्टडी की, एनवायरमेंटल एरर की स्टडी की, ऑब्जर्वेशनल एरर की स्टडी की, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरफेरेंस एरर। तो बच्चों हेडिंग डालो इंटरफेरेंस एरर। और इंग्लिश मीडियम वाले आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको जो स्क्रीन के ऊपर है उससे कॉपी कर लेना है बस। यस सर। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिखा रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं लिखा रहा हूँ। देखो ये इंटरफेरेंस होता क्या एक्चुअल में, ये इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आती क्यों है, आपको समझा के बताता हूँ मैं। इंटरफेरेंस दो प्रकार के होते हैं। इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम दो प्रकार से आती है। कैसे आती है ये देखो। आप लोग जब आगे की क्लास में जाओगे तो अगले सेमेस्टर में आपको एक पावर सिस्टम 1 सब्जेक्ट रहेगा, जो आपको नीतीश सर पढ़ाएंगे जहां तक हो, क्योंकि वही पढ़ाते हैं पावर सिस्टम। तो वहां पे वो इस इंटरफेरेंस वाले टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, पर मैं फिर भी आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। देखो 3 वायर जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के, ये 3 वायर है ट्रांसमिशन लाइन के। पहले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा वो बीच वाले कंडक्टर से लिंक हुआ, फिर खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिंक हुआ यहाँ से। देखो इस वायर में जब करंट जाएगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो बीच वाले से लिंक होगा। इसके इसके अपने खुद के अंदर जब करंट जाएगा तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फ्लक्स चारों तरफ प्रोड्यूस होगा, और जब इस वायर में करंट जाएगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी बीच वाले से लिंक होगा। तो बीच वाले कंडक्टर में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। बीच वाले कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब इसका इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बच्चों इसका जो रिएक्टेंस है क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, 2πfl होता है। रिएक्टेंस क्या होता है बच्चों, 2πfl। 2πfl एफएल होता है, तो एल बढ़ जाएगा तो एक्सएल भी बढ़ जाएगा ना बच्चों। यस सर। जब एल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जो करंट का फार्मूला होता है V/XL होता है। तो जब एक्सएल बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, फिर से देखो एक बार। ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन में 3 वायर जा रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन तो उसमें 3 कंडक्टर्स जा रहे हैं। तो जब 3 कंडक्टर जा रहे हैं तो जब पहले कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो बीच वाले कंडक्टर से लिंक होगा। फिर बीच वाले कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी इससे बीच वाले से लिंक होगा। और जब इसमें करंट फ्लो होगा तीसरे वायर में तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक होगा वो भी बीच वाले से लिंक होगा। तो मतलब जो बीच का कंडक्टर है उसमें सबसे ज्यादा फ्लक्स आ जाएगा। जब फ्लक्स बहुत ज्यादा आ जाएगा तो उसका इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, और जब इंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का फार्मूला होता है V/XL, तो करंट कम हो जाएगा। तो ये जो बीच के कंडक्टर का जो रिएक्टेंस बढ़ गया ना, ये फिनोमिना इंटरफेरेंस कहलाता है। ये जो फिनोमिना है ये इंटरफेरेंस कहलाता है। समझ में आई के बाद बच्चों क्या है इंटरफेरेंस? बात समझ में आई यस या एक सर। बार और बताओ? सर आ गया। सर एक बार एक दीजिए। अब बच्चों वीडियो देखना, वीडियो को रिपीट करते हैं। वीडियो को जितने बार देखना है उतने बार देखना, ठीक है? या फिर अभी बता देता हूँ, चलो एक बार और देख लो यार क्या हो रहा है। एक बार और देखो, ये ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है, ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो बीच वाला कंडक्टर है, करंट तो इसमें फ्लो हो रहा है लेकिन बीच वाले कंडक्टर से सबसे ज्यादा लिंक हो रहा है। फिर इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके भी चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो कि बीच वाले से ये भी लिंक हो रहा है। फिर इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी बीच वाले से लिंक होगा सबसे ज्यादा। तो बीच वाले कंडक्टर में क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। बीच वाले कंडक्टर में क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया तो क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका फार्मूला क्या होता है, 2πfl। तो जब L बढ़ जाएगा तो XL बढ़ जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा।
तो जब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का फार्मूला क्या होता है, V अपॉन एक्सएल। तो जब एक्सएल बढ़ गया तो जो करंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो करंट कम हो गया इस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बढ़ने के कारण, ये एक इंटरफेरेंस कहलाता है, क्योंकि एक का फ्लक्स दूसरे से दूसरे में इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए इसको नाम इंटरफेरेंस दिया है। एक बात और, एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन लाइन भी चला करती थी। आजकल तो कम हो गया, लेकिन जो टेलीफोन के वायर है, आपने ध्यान से देखना, गौर करना कभी, कि जो टेलीफोन के वायर है वो ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ पैरेलल में चलते हैं। ये देखा है कभी, जो मॉडेम है वो लगा रहता है खंभों के ऊपर, ध्यान से देखना, अभी भी मिल जाएंगे बहुत सारी जगहों पे। कि जो पहले जो टेलीफोन की जो लाइन है, टेलीकम्युनिकेशन लाइन है, वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ चलती थी। याद करो, याद आया कुछ? ये सर मूवीज में देखा है। हाँ, मूवीज में देखा है यार, सर लाइव भी आवाज देखा बहुत होगा कट रही है यार। आपकी। ठीक है, ये टेलीफोन की लाइन है जो कि ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ चलती है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब ये जो टेली कम्युनिकेशन लाइन के जो सिग्नल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो टेली कम्युनिकेशन लाइन के जो सिग्नल होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ऐसे हम जो बातें करते हैं, वो जो सिग्नल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ इस प्रकार के। देखो कितने छोटे छोटे सिग्नल होते हैं, इस प्रकार से बहुत छोटे सिग्नल होते हैं। तो जब जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखो करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा चारों ओर। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, हमारे टेली कम्युनिकेशन लाइन के कंडक्टर से भी लिंक होगा। इसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है ये भी लिंक हो रहा है, इसके कारण जो ये भी लिंक हो रहा है, इसके कारण ये भी। तो जो टेली कम्युनिकेशन लाइन है उससे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। तो हमारा जो सिग्नल है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उसके चेंज हो जाते हैं। तो ये जो सिग्नल हमारा डिस्टॉर्ट हुआ है ये भी इंटरफेरेंस कहलाता है, ये भी इंटरफेरेंस कहलाता है। बच्चों बात समझ में आई क्या मेरी, क्या है इंटरफेरेंस? बच्चों इंटरफेरेंस समझ में आ गया क्या है? ठीक है, तो ये बात है इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चे, तो ये है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस एरर का कारण क्या क्या है? एक तो सिग्नल आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, सिग्नल हमारा ट्रांसमिशन लाइन में जा रहा है लेकिन वो हमारी टेलीकम्युनिकेशन लाइन को अफेक्ट कर रहा है, तो इंटरफेयरिंग सिग्नल। दूसरा नॉइज भी एक प्रकार का सिग्नल है, नॉइज भी एक प्रकार का सिग्नल है। और हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन के जो सिग्नल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है। तो जो नॉइज सिग्नल होता है वो भी हमारे टेलीकम्युनिकेशन लाइन के सिग्नल की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, प्रभावित कर देता है। हमिंग साउंड ये भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस है। हमारी जो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हमिंग नॉइज होते रहता है। आप ध्यान से देखना कभी, हमारी जो बड़ी जो लाइन जाती है उसके नीचे से कभी निकलो आप, तो वो आवाज करते रहती है। तो वो आवाज जो होती है उसी को हमिंग साउंड बोलते हैं। और उसी के नीचे हमारे टेलीकम्युनिकेशन लाइन जाती है, वो उसको वो जो सिग्नल है हमिंग साउंड वो उसको प्रभावित करेगा। और रिपल और डिस्टॉर्शन, रिपल का मतलब हमारे सिग्नल में चेंजेस आ जाना, रिपल का मतलब है, रिपल और डिस्टॉर्शन का मतलब हमारे सिग्नल में चेंजेस आ जाना। तो ये सब हमारे इंटरफेरेंस एरर के कारण है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है। अगर आपको इस टॉपिक को बड़ा करना है तो जो एग्जांपल मैंने दी है वो समझा दो, और यदि कम नंबर का आता है तो जितना स्क्रीन के ऊपर लिखा है बस उतना लिख के आ जाओ। अब इस एरर को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी शिल्डिंग करो, हमारी ट्रांसमिशन लाइन में ऐसी शिल्डिंग करो, बाहर एक ऐसा आवरण लगा दो कि ये सिग्नल अंदर घुस ही नहीं पाए, ऐसी शिल्डिंग कर दो। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने उपाय क्या है, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड इम्यून टू स्ट्रेस सिग्नल। जैसे वहां पे हमने ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, इससे इम्यून बनाया था, अब यहाँ स्ट्रेस सिग्नल से इम्यून बना दो। समझ में आई क्या बात बच्चे? आई समझ में नहीं आई? सर एक सेकंड सर, ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून का मतलब देखो, इम्यून सिस्टम क्या होता है, हम बोलते हैं ना यार कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे लिए बोला जाता है, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के लिए बोला जाता है। उसी प्रकार से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या हो जाएगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए पैरामीटर अलग हो जाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं आना चाहिए, उसके लिए इम्यूनिटी लाओ उसके अंदर, ताकि ये बाहर के जो सिग्नल है वो प्रभावित ना कर सके। स्ट्रेस सिग्नल, ये जो कुछ हो रहा है इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस सिग्नल के कारण तो हो रही है। स्ट्रेस सिग्नल का मतलब क्या है, स्ट्रेस सिग्नल का मतलब ये है कि जो बाहरी सिग्नल है, ये सिग्नल क्या था, ये हमारे टेलीकम्युनिकेशन लाइन है, लेकिन ये सिग्नल तो बाहर से आया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो बाहर से आया। तो हम एक ऐसी परत चढ़ा दो कि ये सिग्नल अंदर घुस ही नहीं पाए।
ऐसी ऐसा ऐसा बना दो इसको, मतलब ऐसी इम्यूनिटी दे दो हमारे सिस्टम को कि ये कुछ कर ही नहीं पाए, बाहर का सिग्नल, स्ट्रेस सिग्नल जो भी। समझ में आई क्या बात बच्चे? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है बच्चों, तो ये लिख लिया आपने। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक जैसा ही है, कॉपी कर लो आप इसे। एक काम कर लो बच्चों, डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो एक काम करो, लिख लो आप, लिख लो आप तो। लिखो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले ये डेफिनेशन लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले ये डेफिनेशन लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को बाहरी सिग्नल यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को बाहरी सिग्नल प्रभावित करे यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को बाहरी इंस्ट्रूमेंट प्रभावित करे यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को बाहरी इंस्ट्रूमेंट प्रभावित करे तब इस प्रकार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। तो स्ट्रेस सिग्नल का सर एक बार और एक लाइन को रिपीट करना। बच्चे बोलो यार, जिसने लिख लिया है। मेघा, बोलो बच्चे, जिसने लिख लिया वो बोलो। सर इंग्लिश में? हिंदी में सर इंग्लिश में लिखा। किसी ने लिखा क्या अभी? सर मैंने लिखा है सर। चलो फिर से लिखो। यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम्म रीडिंग को हम्म बाहरी सिग्नल प्रभावित करे तब यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को कोई बाहरी सिग्नल प्रभावित करे तब इस प्रकार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। तो स्ट्रेस सिग्नल का, सर यहीं तक लिखा। हाँ, तो स्ट्रेस सिग्नल का। अब बच्चे एक बार फिर से रिपीट कर दो यही वाली लाइन जो तूने बोली ना, धीरे धीरे। हो गया सर। रिपीट कर दो भाई, कौन बोल रहा था? रिपीट कर दो एक बार। यस सर। हाँ बोलो बच्चे। यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को बाहरी सिग्नल प्रभावित करे तब इस प्रकार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। तो स्ट्रेस सिग्नल का स्ट्रेस सिग्नल का इस प्रकार इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को प्रभावित करना यस सर इंटरफेरेंस एरर कहलाता है। उसके बाद लिख लो बच्चों, इंटरफेरेंस एरर के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इंटरफेरेंस एरर के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 इंटरफेरेंस सिग्नल, दूसरा नॉइस, तीसरा हार्मिंग साउंड, तीसरा रिपल एंड डिस्टॉर्शन। ये चारों पॉइंट लिख लेना बच्चों। क्लियर बच्चों? ये चारों पॉइंट लिख लिए।
यस सर। ठीक है, अब अगला लिखो बच्चों, इंटरफेरेंस एरर को दूर करने के उपाय। इंग्लिश मीडियम वाले जैसे का वैसा लिख लो, हिंदी मीडियम वाले लिखो। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बाहरी आवरण, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बाहरी आवरण इस प्रकार से बनाया जाता है कि वे स्ट्रेस सिग्नल से लड़ने में सक्षम हो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को तो हम समाप्त कर देंगे। कल इससे रैंडम एरर पढ़ेंगे, कल की क्लास में रैंडम एरर पढ़ेंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। कुछ पूछना है बच्चे? सर वो लास्ट का स्क्रीनशॉट लेना था। लास्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ले लो बच्चे। ठीक है बच्चे, करें क्लास को, क्योंकि अब नया टॉपिक चालू हो रहा है, वो कल से ही स्टार्ट है। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चों ओके, थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, आप लीव करो। थैंक यू सर। ओके बच्चे।